हेलो बच्चों, क्या आप एनडीए 1 2026 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस बात से परेशान हैं कि कैसे इन आखिरी के 3 महीनों के अंदर मैं मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर कर लूं और यही नहीं कि मैं आराम से कट ऑफ को भी क्लियर कर सकूं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे हैक बताऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी से, बहुत ही आसानी से आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। तो यकीनन ये आपको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल वीडियो होने वाली है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर कोई आपका दोस्त एनडीए 1 2026 के लिए तैयार कर रहा है और अभी तक उसने प्रॉपर तैयारी नहीं शुरू करी है या फिर वो पीछे चल रहा है, तो डेफिनेटली उसे ये जरूर रिकमेंड कीजिएगा कि हाँ, वो कैसे कट ऑफ क्लियर कर सकता है, वो भी इन 3 महीनों के अंदर। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न को समझने के बाद आपको यह देखना पड़ेगा कि उस एग्जाम की नीड क्या है, और उस नीड को समझ के हम देखेंगे कि हम ऐसा क्या जादू करके दिखा सकते हैं जिसकी मदद से आराम से हम लोग सक्सेसफुली क्रैक कर देंगे रिटन एग्जामिनेशन। तो ये वीडियो जो होगी ये एनडीए मैथमेटिक्स को हैक है कि आप कैसे इसे बहुत आराम से सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए आप इसे क्लियर कर जाएं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा एग्जाम पैटर्न को समझने से। भाई, एग्जाम पैटर्न का जो रिटन पार्ट है उसमें हमारे दो पेपर होते हैं। पेपर 1 जो कि मैथमेटिक्स का है, पेपर 2 जो कि जीएटी का है। तो हम लोग स्पेसिफिकली फोकस करेंगे मैथमेटिक्स, जो कि बच्चे का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर मैथमेटिक्स नहीं होती है, मैं कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाता हूं, मेरे क्वेश्चंस रह जाते हैं, मेरे कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, मेरे आंसर गलत मार्क हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों का जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो आज आपको इस पूरी वीडियो के अंदर मिलेगा। तो आखिरी तक हर एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास 120 होते हैं। टोटल मार्क्स हमें 300 मिलते हैं, यानी कि हर एक सही जवाब के आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे और हर एक गलत जवाब के 0.83 मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक है। ड्यूरेशन आपको 2.5 घंटे की होती है, यानी 150 मिनट मोर देन इनफ होता है। बच्चा ये सोचता है कि हाँ सर, ये 150 मिनट्स में हम कैसे 120 सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल, क्योंकि आपको 120 पूरे सवाल सॉल्व करने ही नहीं होते। ये पहला हैक है। बात करेंगे इसके ऊपर और डिटेल में। जीएटी में, जो कि मैं कहता हूं कि मैथमेटिक्स को आप इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस जीएटी के है, क्योंकि जीएटी में आपको 150 सवाल पूछे जाते हैं, समय आपको 2.5 घंटे ही दिए जाते हैं, मगर हर एक सवाल के आपको 4 मार्क्स मिलते हैं सही देने के, और गलत करने के -1.33 हो जाता है। तो आपको इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है कि जीएटी आपका स्कोर बिल्डअप करेगा, लेकिन मजा तब है जब आपने मैथ्स में भी बढ़िया स्कोर किया हो, और बेहतरीन, क्योंकि जब आप कंबाइंड दोनों में बढ़िया स्कोर करते हैं तो आपको जो फाइनल कट ऑफ होता है उसमें आपका नाम दर्ज होना पक्का हो जाता है। तो आइए सबसे पहले पैटर्न के बाद जरा कट ऑफ को समझते हैं कि 2025 में जो रिटर्न कट ऑफ था वो 334 था। यानी कि अगर मैं इधर देखूं कि हमारे 300 मार्क्स इसमें थे, 600 मार्क्स इसमें थे, यानी टोटल रिटर्न जो है वो 900 मार्क्स का होता है, और हमारा कट ऑफ कितना जा रहा है? 334। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो 334 मार्क्स का आपका आ रहा है, और फाइनल कट ऑफ आप देखो कि रिटर्न हमारा 900 मार्क्स का था और फाइनल कट ऑफ भी 900 नहीं जा रहा है। तो आपको कितनी लीनियंसी दी जा रही है, आपके कंपटीशन आपके दिमाग में बैठ गया कि ये बहुत मुश्किल एग्जाम है, जबकि सही तरीके से किया जाए तो बहुत आसान है इसको क्रैक कर पाना, है ना। तो आप पैटर्न देखोगे, 2024 में 305 थे, 2024 के फर्स्ट एग्जामिनेशन में 291 कम था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था तो बच्चे कर नहीं पाए थे, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ भी गिर गई थी, ठीक है। 2023 में 301, फिर इसी तरीके से सारे एग्जामिनेशन जो कि कुछ पिछले 3-4 सालों के अगर मैं बताऊं तो ये रिटर्न के कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ है, जहां पर आपको एसएसबी के मार्क्स जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम जो आता है उस बेसिस पे, ठीक है। हम कह रहे हैं सर ऑन एन एवरेज अगर मैं सारे कट ऑफ को ध्यान दूं तो ऑन एन एवरेज मेरे पास 350 मार्क्स हम लोग मान के चले कि एवरेज 350 मुझे टोटल लेकर आना है ना। एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो मैं कहता हूं कि जीएटी में जो कि 600 मार्क्स का पेपर है, बेटा जीएटी में वो 250 तो लेकर आ ही रहा होगा ना। हाँ सर, मेरे तो 200 ही आते हैं। हाँ चलो, 200 वाला बच्चे की भी बात कर लेते हैं कि 200 वाला भी होगा, एक 250 वाला भी होगा। तो बेटा अगर कोई बच्चा जीएटी में 250 ला रहा है तो उसे मैथ्स में कितना लाना होगा? सर मैथ्स में उसे 100 लाना होगा, है ना। आराम से वो किसी भी कट ऑफ को क्लियर कर सकता है। फिर बच्चा बोलता सर जी यहां तो नहीं हुआ। अरे भाई,
ये कट ऑफ इतना ऊपर क्यों गया होगा? तुमने सोचा कभी? यूपीएससी को मन कर रहा होगा कि इस बार बच्चों को ज्यादा फेल करेंगे? नहीं, अरे पेपर आसान था, सभी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ भी ऊपर चला गया। सो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर पेपर आसान है तो जहां आप 250 ला रहे थे तो वहां आप 300 ला रहे होंगे, जहां आप मैथ्स में 100 ला रहे थे तो वहां आप 120 130 ला रहे होंगे, तो थोड़ा तो तुम्हारा भी बढ़ेगा ना बेटा। जब सबका बढ़ रहा है तो तुम्हारा भी तो बढ़ेगा, राइट? तो हमने कहा कि अगर कोई 250 ला रहा है जीएटी में तो उसे 100 मार्क्स मैथ्स में लाने हैं। बताओ, 100 मार्क्स बस। हाँ, और अगर कोई जीएटी में 250 ला रहा है तो बेटा मैथ्स में जोर लगाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जीएटी भी कमजोर होता है। बट मैंने फिर से बताया कि जीएटी में आपका मेजर ध्यान होना चाहिए, ये आपका स्कोर बिल्ड करेगा। लेकिन ये चीज हमें समझ में आ गई। चलिए, मैं मान के चलता हूं कि बच्चा तैयारी कर रहा है कि जीएटी में 250 आ रहे हैं, सर मुझे इसके बारे में बताइए कि मैथ्स में 100 कैसे लेकर आएंगे। यही बताने आए हैं बेटा। चलिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि अगर आप 3 महीने में चुनाव कर रहे हैं कि मुझे कौन कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, कौन से यूनिट्स करने चाहिए जहां से मैं ज्यादा से ज्यादा स्कोर बिल्डअप कर सकूं, तो मैं कहूंगा बेटा अलजेब्रा 20 से 24 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ये मिनिमम क्वांटिटी में डाले गए हैं। अगर आप टोटल करोगे तो 120 से कम ही है ये मैथ्स में, है ना? तो हम कह रहे हैं कि सर 20 से 24 सवाल जिसमें हमारे पास परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह वगैरह जितने भी अलजेब्रा के टॉपिक्स हैं जैसे सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस, ये सारे मिलाकर आते हैं और बहुत सारे सवाल होते हैं। तो यहां आप 50 से 60 मार्क्स तक का बिल्डअप कर सकते हो आराम से। लेकिन यकीनन अलजेब्रा में आपको पढ़ना बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मैंने अभी कितने सारे चैप्टर्स के नाम गिनाए। हाँ, इनमें से कुछ टॉपिक्स बहुत आसान होते हैं, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं इसमें सॉल्व करने के, कॉम्प्लेक्स नंबर्स थोड़े बहुत कैलकुलेशन से आंसर आ जाते हैं, सीक्वेंस सीरीज में भी काफी सारी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, और सेट्स काफी आसान होता है, रिलेशन फंक्शन थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है बट इट इज पॉसिबल टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। बाइनोमियल थ्योरम भी ठीक ठाक सा है, लेकिन इसमें से सवाल ज्यादा, 4-5 सवाल आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर काफी अच्छा खासा स्कोर आप यहां पे बिल्डअप कर सकते हो। तो अलजेब्रा आपको करना ही करना है जी। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत वेटेज है, 10 से 12 सवाल। इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या क्या आ जाता है? बेसिक ट्रिगो आ जाती है, एडवांस ट्रिगो आ जाती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, हाइट्स एंड डिस्टेंस आ जाता है और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आ जाता है। कुल मिलाकर यहां पे 10 से 12 सवाल पूछे जाते हैं। मैं यहीं पर इसकी बात नहीं रोकूंगा। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ अकेला अपने आप में इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ट्रिग्नोमेट्री आपका कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस और साथ ही बेटा वेक्टर और 3D ज्योमेट्री के अंदर भी इस्तेमाल होते हुए आपको दिखाई देगा, तो आपको यह भी फायदा देगा। तो मेरे हिसाब से आपको इसको भी करना है जी, ठीक है। नेक्स्ट, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स, निहायती आसान टॉपिक। अगर आप मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को समझते हैं तो आप सब कुछ समझते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं है और बहुत आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एक आध क्वेश्चन थोड़े बहुत डिफिकल्ट होते हैं, आप उसने स्किप कर सकते हैं, तो इसको आपको करना है। एनालिटिकल ज्योमेट्री में अगर बोलूं, इसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेट लाइंस आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, सर्कल्स आता है, कोनिक सेक्शंस आता है, जो जनरली बच्चों को थोड़ा सा पसंद होता भी नहीं है। और सवाल टोटल 8 से 10 आ रहे हैं, 4 चैप्टर और टोटल 8 से 10 सवाल, आप इसे स्किप कर सकते हैं। मेरी माने, अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं करी है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं डेफिनेटली। डिफरेंशियल कैलकुलस आसान होता है, इसमें लिमिट्स आ जाती है, कंटिन्यूटी आ जाती है, डिफरेंशियबिलिटी आ जाती है, डेरिवेटिव्स आ जाता है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आ जाता है। वेटेज भी अच्छा है, लेकिन हाँ थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ी मेहनत लगती है, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। लेकिन अगर मैं एनडीए के लेवल के हिसाब से जाने की कोशिश करूं तो थोड़ा बहुत सवाल जो है 12th के अराउंड ही घूम रहा होता है। अगर आपने 12th में मैथ्स पढ़ी है तो आपके लिए बहुत आसान होगा, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में आपने देखोगे 12th क्लास में बहुत लंबे लंबे 2-2 पन्नों के सवाल होते हैं, यहां नहीं होते। यहां आप हार्डली 4 से 5 लाइन के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। बहुत सारी ट्रिक्स है जो मैंने आप लोगों को माइलस्टोन बैच के अंदर भी बताई हुई है, तो आप उनकी मदद से डिफरेंशियल कैलकुलस को ले सकते हो, कवर कर सकते हो। इंटीग्रल कैलकुलस में आपका इंटीग्रेशन आ जाता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाता है, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है और डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है। तो मैं इसमें कहूंगा इसको पार्शियली स्किप कर दो, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत बड़ा समंदर है, इसको कवर करने में आप दिक्कत आता है। वहीं पर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन जब पढ़ते हो तो और सर में दर्द हो जाता है। लेकिन सवाल आने हैं 4, ये तो मुश्किल हो जाएगा। यस एग्जैक्टली। फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो कभी कभी इससे सवाल आता है, कभी कभी सवाल नहीं आता है, तो इसको लेकर इतना माथाफोड़ी क्यों करना? करना कहां पर है? आप इसे पार्शियली, बेटा मैं कहूंगा पार्शियली छोड़ दो, पार्शियली कर लो, यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस कर लो, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होगा वो थोड़ा आसान लेवल का होता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन के अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे ऑर्डर एंड डिग्री हो गया,
और उसमें से आपको आर्बिट्री कांस्टेंट हटाकर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करने वाला टॉपिक हो गया, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो जो आपको 3 से 4 सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेटली पूछेगा। आसान होता है, आसानी से कर सकते हो। अगर आप वो कवर करना चाहते हो तो माइलस्टोन के अंदर डिटेल्ड वीडियो आपको वन शॉट में दी हुई है जी। तो इंटीग्रल कैलकुलस में ओनली डिफरेंशियल इक्वेशन, ओनली डिफरेंशियल इक्वेशन आप करो, बाकी इंटीग्रल कैलकुलस में आप छोड़ दो। तो 3 से 4 सवाल हमारा वेटेज डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, इंटीग्रेशन हम छोड़ सकते हैं। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री बेटा देखो वेटेज ज्यादा नहीं है, लेकिन वेक्टर्स आसान होता है, 3D बच्चों को दिक्कत आता है, तो मैं कह रहा हूं कि ज्योमेट्री को छोड़ दो, लेकिन वेक्टर जरूर कर लो। वेक्टर्स आसान होता है, सीधे सीधे सवाल पूछता है, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, है ना, मैग्नीट्यूड, वेक्टर के डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज, बहुत बेसिक सी चीजें होती हैं, ये आप कर सकते हो। तो यहां से आपको 3D ज्योमेट्री के 2 सवाल तक पूछ लेता है, वेक्टर्स के 3 से 4 सवाल तक पूछ लेता है, तो वेक्टर्स आपको फायदा देकर जाएगा। और बेटा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स यकीन मानिए कि 20 सवाल, 18 से 20 सवाल तक का वेटेज होता है दोनों मिलाकर, और प्रोबेबिलिटी निहायत ही आसान होती है, स्टैटिस्टिक्स उससे भी आसान होती है। अगर किसी को एक भी डाउट है तो बेटा वो मेरे माइलस्टोन बैच के अंदर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की वीडियो देख सकता है, इंटायर डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने वो पढ़ाया हुआ है। तो ये सारा जुगाड़ मैंने आप लोगों को क्लियर किया हुआ है। अच्छा, अब मोटा मोटी अगर आप यहां से देखो तो आपने काफी सारा पढ़ाई कर लिया है ना। आपने यहां से मान के चलिए 50 मार्क्स आपने यहां से पढ़ लिए, आपने यहां से 25 75 पढ़ लिया, फिर आपने 100 कर लिया, फिर आपने यहां से 25 और कर लिया, यानी 125 हो गए। 125 में आपने मान लीजिए 10 और कर लिया, 135 हो गए। 135 में आपने यहां पर कितना और कर लिया, वेक्टर्स कर लिया, मान लीजिए 10 और कर लिया, तो 145 हो गए। 145 में से आपने यहां पर क्या कर लिया बेटा, 45 और कर लिया, यानी आपने 190 तक की पढ़ाई कर ली। 190 तक की पढ़ाई कर ली। अब इस 190 के बाद बेटा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे इनइक्वालिटीज हो गया, मॉडुलस फंक्शंस हो गए, है ना, बाइनरी नंबर्स हो गए, ठीक है, लॉगरिदम्स हो गए, ये मैंने तो गिने ही नहीं अभी तक। अरे हाँ, तो इनमें से भी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आते होंगे, तो वो तो तुम्हें आते होंगे, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स होती है, लॉगरिदम, मॉडुलस, है ना, ये सब तो बेसिक मैथमेटिक्स है। तो यहां से भी नंबर बटोर लोगे तो करीब करीब तुमने 300 में से 200 की तैयारी कर ली। अच्छा, अब ये जो बच्चा 200 की तैयारी करके जा रहा है, अब ये 200 में से 150 मार्क्स, बेटा तैयारी किसकी चल रही है, 100 की, लेकिन हम 200 में से 150 मार्क्स को टारगेट करके चल रहा हूं, क्योंकि बेटा तुम 150 को टारगेट करोगे तभी गिरगुरा के 100 पे आके रुकोगे, समझ रहे हो। तो 150 से 200, वो जो 200 मार्क्स में से हम 150 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। बेटा देखो, ये है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी, यानी कि मैं हर बच्चे को ये बात पकड़ पकड़ के बताता हूं कि आ बैठ, मेरी बात ध्यान से सुन, मैं आज तुम लोगों को बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत काम की स्ट्रेटेजी है, आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा एग्जाम को लेकर। और ये प्रूवन स्ट्रेटेजी है, जिस जिस बच्चे ने ये अप्लाई किया है उसका रिटन कट ऑफ आराम से क्लियर हुआ है, तो आपको भी ध्यान से सुनना है। हमारा टारगेट क्या है सर जी, 120 सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, जिनमें से ये एक स्पेसिफिक रेशियो फिक्स है कि 60 क्वेश्चन हमसे आसान पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन हमसे मॉडरेट लेवल के पूछे जाएंगे, और 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिफिकल्ट होंगे। अच्छा, ये फिक्स्ड है बेटा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 1 2 3 4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी 60 क्वेश्चन, यानी आधा पेपर आसान सवालों से भरा होता है। 40 क्वेश्चन थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, और 20 क्वेश्चन करीब करीब ऐसे डाले जाते हैं ताकि आप उन क्वेश्चंस में अपना समय बर्बाद करें और अपना पूरा साल बर्बाद करें और अगले एग्जामिनेशन में फिर से बैठें। क्योंकि यूपीएससी आपके माइंड को रीड करने की कोशिश करता है कि आप किस क्वेश्चन में फंसे, किस क्वेश्चन में आपने अपना समय बर्बाद किया। वो ऐसे सवाल डालता है कि क्या बच्चा अपनी सिचुएशन को समझ पा रहा है, क्या वो सिचुएशन में पैनिक कर रहा है, क्या वो उस मोमेंट में उस चीज को पहचान पा रहा है कि मुझे इस क्वेश्चन को करना है या नहीं करना है। तो इसलिए वो ऐसी कंडीशन भी आपके सामने रखता है। तो मैं कह रहा हूं कि बेटा अगर आप इन 60 क्वेश्चंस को पहचान लेते हैं तो ये इजी क्वेश्चन, हर एक सवाल 1 मिनट में सॉल्व किया जा सकता है, इस बात की गारंटी है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो। ठीक है, तो आपको इन 60 क्वेश्चन में से 60 मिनट इन सवालों में देने हैं। मैं मान के चलता हूं क्योंकि आपने 300 में से 200 मार्क्स तक की तैयारी करी है, यानी 120 में से 80 सवालों की तैयारी आपने करी है, मोटा मोटी एवरेज। तो आपने 60 में से बेटा 40 क्वेश्चंस की तैयारी आपने कर ली इसमें से। अरे हाँ, मैथमेटिक्स समझ में आ रही है ना बेटा, 2:3 का रेशियो। ठीक, तो हमने कहा सर 60 में से 40 सवाल हम लेंगे, यहां से
कर लिए, जो कि 1 मिनट के अंदर हो सकते हैं। अब आप इसमें 60 मिनट लगाओ या 40 मिनट लगाओ, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं है। चलो फिर हमने मॉडरेट सवालों को देखा। मॉडरेट सवाल में बेटा 1 घंटा मैंने दिया क्योंकि इसमें समय ज्यादा लगेगा, और 40 सवाल अगर आपने करे हैं तो इसके हिसाब से आपने 30 सवाल यहां कर लिए होंगे, नहीं 40 नहीं, यहां पर अगर ये 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 3 39, यानी करीब करीब 26 सवाल आपने यहां से निकाल लिए होंगे जी, है ना। 26 सवाल आपने यहां निकाल लिए होंगे। मजेदार बात बताऊं क्या बेटा, 150 मार्क्स लाने के लिए सवाल कितने करने थे, 60 क्वेश्चन करने थे। हाँ, तुम्हें नहीं लगता तुमने 2 घंटों में कर लिए? अरे हाँ, ये तो 2 घंटे में हो गया, बाकी आधा घंटा बेटा टीचर की ड्राइंग बनाओ, बाजू वाले को कागज फेंक के मारो, ये तुम्हारा चॉइस है, करना नहीं है ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं जो बच्चे आधे घंटे हैं बेटा, इन 20 क्वेश्चंस को छूना भी नहीं, मुझे इसमें 1 सेकंड भी मुझे बर्बाद नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। तो बच्चे के आधे घंटे जो आपने 2 घंटे गुजार दिए, बचा हुआ आधा घंटा अब आप इन्हीं में से छोड़े हुए सवालों पे हाथ पांव मारोगे कि 1-2 नंबर और बटोर लूं। क्यों? एक एक नंबर आपका बेटा किस्मत बदल सकता है। तो वो आधा घंटा आप इन्हीं सवालों में घूमोगे कि क्या पता कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो मुझसे पहले सॉल्व ना हुआ हो, अब सॉल्व हो गया हो। आइए अब इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं यहां पर यह चीज कहूंगा कि हर एक बच्चे को बहुत ध्यान से फॉलो करना है एग्जाम में, चाहे वो घर बैठ के मॉक टेस्ट ही क्यों ना दे रहा हो, उसे ये चीज फॉलो करनी है। क्या कि पहले 10 मिनट आपको क्या करना है, इजी क्वेश्चंस को ढूंढना है। ठीक है, ढूंढ लिया पहले 10 मिनट, आपने टाइमर अपनी घड़ी वड़ी सामने रखी, आपने 10 मिनट लगाया कि मैं हर एक क्वेश्चन में, आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ऐसे करते आप 120 सवालों तक पढ़ते गए। और पढ़ते पढ़ते जो सवाल आपको देख के लग रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, उस पर आपने टिक लगा दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा 2 कारणों से किया। पहला कारण कि आपने 120 के 120 सवालों को अपनी निगाह से गुजार लिया। बहुत सारे बच्चे, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अगर आप वीडियो देख रहे हो, आप में से कोई एक बच्चा जो रिपीटर होगा, जिसने ये पहले भी एग्जाम दिया है, वो खुद ये बोलता होगा कि हाँ सर, मेरा एग्जाम कभी मैं 120 सवालों तक पहुंच ही नहीं पाया, मैं 80 सवाल तक पढ़ के ही मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं 90 सवाल तक पहुंच के मेरा टाइम खत्म हो गया। तो ये चीज आपके साथ ना हो, इसलिए आप पहले 10 मिनट में सारे आसान सवाल एक बार पढ़कर टिक लगा दोगे। टिक लगाने का दूसरा इंपॉर्टेंस है क्या, कि आपको पता है कि मुझे कौन से सवाल सॉल्व करने हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि मुझे फिर से ना ढूंढना पड़े कि कौन सा सवाल मेरे को करना है, कौन सा सवाल मुझे नहीं करना है। सो आपको टिक लगाते हुए चलना है। फिर नेक्स्ट, जो क्वेश्चन देख के मुझे लगे कि मेरी औकात से बाहर है, सॉरी मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन जो सवाल मुझे देख के एग्जाम में लगे कि ये मेरी औकात से बाहर है, तो उस सवाल के साथ पंगा नहीं लेना है बेटा, क्योंकि वो सवाल डाला ही गया है आपको रोकने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों को कट लगा दो कि मुझे ये सवाल छूना ही नहीं है, मुझे इसको देखना ही नहीं है, मुझे इसमें 5 सेकंड भी नहीं बिताने हैं। बर्बाद है वो 5 सेकंड भी बर्बाद है अगर आपने यहां पर अपना समय दिया। तो ये फायदा हो गया कि कट लगा दिया, तो मैं पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के दौरान मैं इन क्वेश्चंस को देखूंगा भी नहीं, मैंने कट लगा दिया जी। फिर बेटा अब शुरुआत करें, अपने स्टार्ट करें इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से। क्यों? क्योंकि इजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा, 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। हा हा हा, मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसी वाली कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लेकर आनी है कि मैं सॉल्व करता चलूं आसान क्वेश्चन को, ताकि मेरी मैथमेटिक्स रिकॉल भी होती रहे और मैं कॉन्फिडेंटली सही आंसर भी निकालता रहूं और मेरा समय भी मेरे हाथ में हो, मेरे को पैनिक सिचुएशन भी ना क्रिएट हो। क्योंकि हम पहले ही टिक लगा चुके हैं, तो हमें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना। तो आपने यहां पर 60 मिनट गुजार दिए, 10 मिनट आपने वहां गुजार दिए, तो यहां तक आपके 70 मिनट खत्म हो चुके हैं। हाँ, यहां तक आपके 70 मिनट खत्म हो गए। अब आप क्या करोगे, इस दौरान जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो कोई सवाल ऐसा होगा जो आपको उस वक्त सॉल्व नहीं हुआ होगा, सर जी उस वक्त तो मेरा समय खराब हो जाएगा। हाँ, ये याद रखना कि अगर आपने आसान सवाल को 1 मिनट दिया है, तो हद से हद उसे 1 मिनट 10 सेकंड 15 सेकंड तक ले जाना, लेकिन उससे ज्यादा मत देना। अब बच्चे का सवाल कि सर जी अगर मान लो 1 मिनट 15 सेकंड तक मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा? मैं बेटा उस सिचुएशन में उस क्वेश्चन को गोला बना दूंगा। क्या कर दूंगा? गोला बना दूंगा कि भैया ये क्वेश्चन जो है ये मैं कर तो सकता हूं, मगर सर ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा है, ये मॉडरेट की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो सर्कल बनाने पर मुझे
ये फायदा होगा कि मैं उस क्वेश्चन को जब पूरा 120 क्वेश्चन पे नंबर तक मैं सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूंगा, जिसमें मेरे सारे चैप्टर कवर हो गए होंगे जो मैं पढ़ कर गया था, है ना। फिर मेरे को ये पता होगा कि अब मुझे दूसरा अटेम्प्ट कौन से सवालों पर देना है, फिर से ट्राई कौन से क्वेश्चन को करना है। तो वो एनसर्कल किए हुए गोले बनाए हुए क्वेश्चंस को आप दोबारा अटेम्प्ट करोगे, जिसमें आपका टाइम सेव होगा, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, है ना। तो ये वाली चीज समझ में आ गई। अब कुल मिला के इसमें आपने 1 घंटा और दे दिया, तो यहां पर आपके 60 मिनट हो गए जी। तो कुल मिलाकर बेटा आपने 70 और 60 मिनट यानी 130 मिनट आपने गुजार दिए हैं। कितने बचे? 20 मिनट बचे। अब इस 20 मिनट में आप क्या करोगे? आप किन सवालों पे हाथ पैर मारोगे? आप फिर से उन्हीं सवालों पे हाथ पैर मारोगे जिसमें आपने टिक लगाया और या फिर एनसर्कल किया, गोला बनाया। इन्हीं सवालों के माध्यम से आप अपने स्कोर को बूस्ट करोगे। आप यकीनन देखोगे आपकी सबसे पहली शिकायत दूर हो जाएगी कि सर मैं 120 सवाल तक पहुंच ही नहीं पाया। और बहुत सारे बच्चों को ये रियल लाइफ एग्जांपल मैं बताऊंगा कि बच्चा कहता है कि सर मैं घर आके क्वेश्चन पेपर उठाया, मैंने सॉल्यूशन देखा आपका, तो बच्चा मेरे से पर्सनली कहता है कि सर मैं स्टैटिस्टिक्स तक पहुंच ही नहीं पाया, मैंने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पहुंच ही नहीं पाया, जबकि मुझे वो सारे क्वेश्चन आते थे 1-2 छोड़कर। तुम्हारा तो गया ना बेटा 20 मार्क्स का, 20 क्वेश्चन गए ना हाथ से। क्यों गए? क्योंकि तुमने बेटा ईगो पे ले लिया कि मैं हर एक सवाल क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करूंगा, चाहे वो डिफिकल्ट हो, चाहे वो इजी हो, चाहे वो मॉडरेट हो, मैं करूंगा। और यही बेटा आपको यूपीएससी रिजेक्ट कर देता है कि नहीं, हमें स्ट्रैटेजी प्लानिंग वाला बंदा चाहिए। कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए जिसको आंख में जैसे घोड़े के सामने एक वो लगा दिया था ना लोहे का कि चलता रहे, तेरे को बस सीधी डायरेक्शन में चलना है। तो वो सीधी डायरेक्शन वाला गधा नहीं चाहिए। भले ही वो घोड़ा है लेकिन हमें गधा नहीं चाहिए। हमें चाहिए स्मार्ट, जिसको सिचुएशन में डाल दिया गया है, ले अब तेरे को यहां से निकल कर बताना है तो तुम्हें निकल कर बताना है। अब उसके लिए तुम क्या स्ट्रेटेजी प्लान करते हो, ये है वो स्ट्रेटेजी कि आप अगर कम में भी हो तो भी आप कट ऑफ को कैसे क्लियर करोगे, दैट इज द स्ट्रेटेजी। अब बात आती है कि आप तैयारी कैसे करेंगे। तो बेटा अब आपके पास एक सुनहरा मौका है कि अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है तो आपके लिए मैं जल्दी ही एक फास्ट ट्रैक बैच लेकर आने वाला हूं, जिसमें 90 दिन यानी कि हम लोग टोटल हमारे पास 90 दिन है और उन 90 दिनों के अंदर अंदर हम लोग कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। मैथ्स में मैं आपको वो सारे टॉपिक्स करवाऊंगा जिसमें सबसे ज्यादा स्कोर बिल्डअप होगा, और वो टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे जिसमें सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको थ्योरी लेक्चर्स में मिलेंगे जो कि आपके लाइव लेक्चर्स होंगे। साथ ही आपको प्रैक्टिस के लिए डीपीपी मिल जाएगी, पीवाईक्यूज 10 साल के आप लोगों को मिल जाएंगे बेटा, 10 साल के पीवाईक्यू मिल जाएंगे जी। बहुत बढ़िया। तो प्रैक्टिस में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, आप प्रैक्टिस करोगे। मॉक टेस्ट जब आप पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप मॉक टेस्ट अपीयर करोगे। और इसी के साथ बेटा सबसे बड़ी चीज, एनडीए 1 2026 का एलीट फोर्स का पूरा बैच का एक्सेस आपको मिल जाएगा कि आप फास्ट ट्रैक मैथ्स बैच के अंदर पढ़ ही रहे हो, आप मेरे साथ फास्ट ट्रैक में पढ़ रहे होगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर अप कर रहे होगे। रिवीजन के लिए बहुत अच्छा बैच होगा, लेकिन अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो भी उसके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। तो फास्ट ट्रैक में आप कवर कर रहे होगे। साथ ही अगर कोई इन डेप्थ नॉलेज के साथ कह रहा है कि नहीं सर मुझे ये वाला चैप्टर और डिटेल में पढ़ना है, तो यहां भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। एलीट फोर्स का कंप्लीट बैच एक्सेस जो है वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा बैच लॉन्च जो है वो 1 जनवरी 2026 से आपका लॉन्च होगा, वहीं पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो बस ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को नहीं भूलनी है कि एग्जाम में हो या फिर मॉक टेस्ट में हो, इसे एक हैबिट बनानी है कि मुझे वे 60 क्वेश्चन ढूंढकर निकालने हैं जिनकी मदद से मैं अपना कट ऑफ क्लियर कर सकूं। बेटा अगर ये 60 क्वेश्चन आप ढूंढ कर निकाल गए तो आपके कट ऑफ क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर बात आती है सिर्फ और सिर्फ एसएसबी के इंटरव्यू की, है ना। तो था ना सिंपल, बस इस पैनिक वाली सिचुएशन को बाहर करो, सब कुछ पॉसिबल है, बस आपको शांत दिमाग और सही स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो इसी के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आपने ये पहले कभी फॉलो किया है या फिर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा है। तो मिलते हैं अगली सेशन में। जय हिंद।